हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MH स्टडी पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। प्रश्नावली 1.1 अध्याय फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इसको और बिल्कुल डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट तक बिल्कुल कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं या उनके बहन भाई या कोई भी 10th क्लास में है, यूपी बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसमें बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से बैच शुरू किया जाएगा और लास्ट तक बिल्कुल जैसे जैसे आपके एग्जाम आते रहेंगे, एग्जाम से पहले ही पहले इस जो कोर्स को खत्म कर दिया जाएगा। आज बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि ये है अध्याय फर्स्ट, यानी कि लेसन नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर। पहले इसका बेसिक सीखेंगे और बेसिक के बाद प्रश्नावली करेंगे। बिल्कुल एक ही वीडियो वन शॉट में पूरी प्रश्नावली खत्म करेंगे। ऐसे ही आगे भी हर प्रश्नावली को वन शॉट में खत्म करेंगे। बस आप अपने चैनल से जुड़े रहिए। इसमें है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें वास्तविक संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, सारी संख्याओं का ज्ञान है। आप एक बार उसे देख लेंगे तो आपको वास्तविक संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, सारी संख्याएं आपको समझ आ जाएंगी। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं। जो हमारे नेगेटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांकों का जो संयोग होता है, बीच में जीरो होता है, वो सब हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम शुरू से बिल्कुल प्रश्नावली, यानी कि प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अब यहां पर एक शब्द आ गया अभाज्य, इसके रूप में व्यक्त करना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ये सारी संख्याओं का जो संग्रह है ये क्या होती हैं, ये मैंने एक वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, सब कुछ बताया है। अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो अच्छा रहेगा। इसमें मैं आज हम जो गणित स्टार्ट कर रहे हैं ये NCERT का गणित है। NCERT, इस NCERT में ये बोर्ड एग्जाम 2025 और 26 की तैयारी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो पहला सवाल है गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 140 को। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 140 को। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो हम पहले 2 से काटते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14, 0, 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। वैसे हम चाहते तो यहाँ से 3 से काटना चाहिए था 2 के बाद, लेकिन 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 35 नहीं कटेगा, तो इसलिए 5 से काटेंगे। जिससे ये डिवाइड हो, जिससे ये कटे, वही हम संख्या लिखेंगे। तो हमारे 140 के जो गुणनफल आए हमारे क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको हम ले सकते हैं, ये 2 कितनी बार है, 1 2, 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये पहले का आंसर हो गया, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल। दूसरा सवाल 156, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा सवाल करेंगे 156 को। 2 सत्ते 14 बचा 1, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 18, 2 9 18, फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 13 तो किसी से नहीं कटता, 13 से कटेगा तो 13 एकम 13। अब इसके लिख लेंगे हम, इसके यानी कि 156 के गुणनफल, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका बना 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद है 38 25, यहां लिखेंगे 38 25 का। पहले ये देखते हैं, लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से या 5 से काटना पड़ेगा इसको।
देखते हैं 5 और 2 7 8 15, यानी कि 3 से कट सकता है ये। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि 3 से कट गया। अब इसको फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, बचे 2 25, 55 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, इस तरीके से। तो 38 25 के जो हमारे बने, 38 25 के 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और ये 17। 3 की 3 से गुणा होगी तो 3 की पावर 2, 5 और 5 ये हो गए गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 17। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनफल। अभाज्य का मतलब है जो इनका ये बेस है, ये सब के सब अभाज्य संख्या है। जैसे ये 2 3 13, 3 5 7, ये सब अभाज्य है। इन्हीं के रूप में हमें इन्हें व्यक्त करना है। चौथा है 5005, जगह कम थी वहां पे इसलिए मिटा दिया उसको। पहले इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब काटते हैं इसको 7 से, 5 7 एकम 7, 3 30 हो गए, 7 चौक 28, बचे 2 21, 7 3 21। अब काटते हैं इसको 7 के बाद 7 से तो कटेगा नहीं है, 8 से 11 से काटते हैं, 11 से कट सकता है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचे 3 33, 11 दिया 33। अब 13 से 13 एकम। तो 5005 की जो गुणनफल बने ये 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है जो हम पावर लगा सकें। इसके बाद 74 29, इसको देखें। इसमें 74 29 है तो ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22, यानी कि 3 से काटने की ट्रिक ये होती है कि सब अंकों को हम जोड़ लें। अगर जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कटेगा, डिवाइड होगा मतलब, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट में 2 का गुणांक नहीं है तो 2 लास्ट में, मतलब 2 का गुणनफल भी नहीं है तो लास्ट में भी 2 से, ये 2 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 5 या 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा। इसलिए इसको काटते हैं हम 17 से, 17 से 51, 17 चौका 68, बचे कितने 6 62, 17 से 51, बचे 11, 17 सत्ते 119, 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचे कितने 5, 19 के 57 और 23 एकम 23। देखो इसको मैंने पहले 17 से काटा था, 17 चौका 68, बचे कितने 6 हो गए 62, 17 से 51, बचे 11 119, 17 से 119। अब 19 से 19 दूनी 38, बचे 5 53, 19 सॉरी 57, 7 बचे तो 19 से 57 और 23 एकम 23। हमारा 74 29 के जो गुणनफल आए 17 गुणा 19 गुणा 23 आए। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अगला सवाल है, सेकंड सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणा एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लासा, लघुत्तम समापवर्त जिसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला, ये कह रहा है पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो दोनों का, फिर उसके बाद इनकी जांच करो कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा गुणा मासा के बराबर है। तो पहले इनको गुणनफल कर दिए, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13, यहां पर 91 करते हैं। सात से काटते हैं, 7 एकम 7, 2 21, 7 3 21, 13 एकम 13। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए पहले हम इनके गुणनफल निकलेंगे जो निकल के आए 26 के और 91 के। 26 के हैं 2 गुणा 13 और 91 के हैं 7 गुणा 13। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में
हम जो कॉमन होते हैं, यानी कि जो दोनों तरफ कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। यानी कि ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 7 भी, और ये आपस में है कॉमन, इनको एक ही बार लिखा जाएगा। ये होता है एलसीएम। तो इसकी ये हो गया 2 सत्ते 14, 14 की 13 से गुणा करेंगे, 14 दिया 42 के 2, 14 का 14 और 4 18, 182। ऐसी एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो उसको कहते हैं एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन क्या 13। सवाल में कहा था इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, निकाल लिए। अब इसमें कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है लासा गुणा मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहां लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91, सॉरी 26 और 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182, 13 गुणा 182। अब क्या है 26 की और 91 गुणा कर लेंगे और इसकी गुणा कर लेंगे, बराबर होना चाहिए। 13 दूनी 26 के 6, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 का 13 और 2 13 और 10 23, 23 66। अब ऐसे ही इसको कर लेंगे, 26 ही कम 26, अब 9 छक्का 54 और 2 56, 5 9 18 और 5 23, 23 66 बराबर, यानी कि दोनों की गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल बराबर आ गया लासा गुणा मासा, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम के। इसका मतलब जांच की तो हमारा उत्तर सही है। ये हो गया पहला क्वेश्चन 26 और 91 वाला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे 510 और 92 वाला। सवाल है 510 और 92, इनके पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं 2 से। 510 के लिए 2 दूनी 4 बचा 1, 11 2 पंजे 10 बचा 1 10 2 पंजे 10। अब ये 200 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24 बचा 1 15, 3 पंजे 15। फिर 5 से करते हैं, 5 ही कम 5, 3 35, 5 सत्ते 35। आप 17 से कर देंगे क्योंकि 17 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो इसके 510 के जो गुणनखंड आए वो ये आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब इसकी बात करेंगे 92। 92 को 2 से काटेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 1 12, 2 छिक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 भी किसी से नहीं बोलो, 23 ही कम 23। 92 के आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। अब मैंने एलसीएम बताया था, एलसीएम बताया था कि जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो उसको लिखते हैं एक बार। 2 यहां भी है और यहां भी है, इन वाले 2 का पेयर बन रहा है, इन वाले 2 का, केवल इन वाले 2 का, तो हम इनको 2 को लिखेंगे एक बार। अब इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि ये तो दोनों आपस में कॉमन हो गए, तो एक बार लिख दिया। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको अकेला, तो इसको भी लिखेंगे। फिर 2 के बाद फिर 3 लिख देंगे, 3 के बाद 5 भी लिख देंगे, 5 के बाद 17 और 17 के बाद 23। यानी कि जो संख्या पहले वाले गुणनफल में भी हो दूसरे वाले में भी हो उसको लिखते हैं हम एक बार। उसके बाद ये 2 संख्याएं यहां भी थी एक बार लिख दिया। अब 2 नीचे हैं, ऊपर पेयर नहीं बन रहा तो 2 को भी लिखेंगे, 3 का नहीं बन रहा इसको भी लिखेंगे, फिर 5 भी 17 भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा क्रम से लिखा है इसको। इसके बाद देखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की जब 17 से करेंगे 17 छिक्का 102, 1020 और 1020 करेंगे 23 से, 23 0 0, 23 दूनी 46, 23 ही कम 23, 23,460। 60 17 यानी कि 23 की और 1020 से गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा। ये तो हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ हमारा 2 यहाँ भी है 2, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मासा आ गया ये। तो अब वही जांच फिर दोबारा से करेंगे जो बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं जो हम सवाल में लिए हुए हैं? 510 गुणा 92 और हमारा एचसीएफ एलसीएम
HCF है हमारा 2 और LCM है 23,460। इसके बाद अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की अगर बराबर आती है तो हमारा HCF LCM ठीक है और यानी कि हमारा सवाल भी ठीक है। तो ये आएगा जब इन दोनों की गुणा करेंगे 46,920। इन्हीं गुणा कर लेना आप। इसी करते हैं 2 0 0, 2 छिक्का 12 के 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8 में 9, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8 में 9, हाँ 46,920 46,920 दोनों तरफ बराबर आया है। इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है और ये हमारा HCF और LCM भी हमारा ठीक है। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। हाँ, इसके बाद लास्ट सवाल है इसका 336 और 54। अब इसी तरीके से इसमें करेंगे 2 से 2 ही कम 2 बचा 1, 13 2 छिक्का 12 बचा 1, 16 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 3 से 3 7 21, 7 ही कम 7। ये इसके गुणनखंड हो गए, गुणनखंड भी कह देते हैं और इनको गुणनफल का रूप भी कह देते हैं ये। अब 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 4 बार है, गुणा 3 गुणा 7। इसके बाद है 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। अब देखें इसके गुणनफल यह लिख देंगे 54, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या बताया था, जो ऊपर भी हो नीचे भी हो उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि ये दोनों चीजें ऊपर भी है नीचे भी है तो इसको लिखेंगे हम केवल एक बार। 3 ये वाले यहाँ भी हैं और 3 यहाँ भी हैं, आगे पीछे हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस इतना देखना होता है कि ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको एक बार लिखेंगे। बाकी ये 2 बचे जिनका जोड़ा नहीं बन रहा था इनको लिख दो पहले। तो अब ये वाले 3 का जोड़ा बन गया तो 3 और ये वाले 3 और एक बार और 3 7। देखो किस तरीके लिखे मैंने, इन दोनों जोड़ा बना, ये 2 लिख गए, ये वाले 2 ये वाले 2 ये वाले 2 ये लिख गए। इसके बाद इन दोनों 3 का जोड़ा बना, ये एक बार 3 लिख गए, ये वाले दोनों 3 लिख दिए और इसके बाद ये वाले 7। यानी कि एलसीएम में सारा कुछ लिखा जाता है, दोनों की संख्या लिखी जाती है। जो अभाज्य गुणनफल है हमारे, पहली संख्या के भी दूसरी संख्या के भी दोनों लिखे जाते हैं एलसीएम में। और एचसीएफ में जो हमारा कॉमन होगा दोनों में होंगे वो लिखते हैं हम। तो इसको लिखेंगे हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 दिया 144, 144 दिया 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 3 गना 3 और 4, 432, 432 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, 3024। यानी कि इसका एलसीएम आया 3024। अब इसका एचसीएफ देखेंगे, यही लिख देते हैं एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन है, एक तो ये 2 और एक ये वाले 3, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। एचसीएफ आया हमारा 6। तो दो संख्या को यहाँ जांच करेंगे, दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या को गुणनफल यानी कि 336 गुणा 54 का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना हमारा 6 और एलसीएम कितना आया 3024। इन दोनों गुणा करेंगे, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 1 13, क्योंकि जीरो से पूरी तरह लिख देंगे, सॉरी गलत हो गया, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 थी 18, 18 144 और इन दोनों की हम गुणा करेंगे आपस में तब भी 18 144 ही आएगा। ठीक है, यहां तक ये दोनों बराबर है, इसलिए हमारा ये आंसर भी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। पहला सवाल है 12 15 21 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, वही जो 2 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके निकालते हैं हम, भाग करके निकालते हैं। तो 12 15 21 के निकालने हैं पहले, तो 12 करेंगे यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो 12 15 और ये पहले 12 के गुणनखंड करने पहले, 2 से 2 छिक्का 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। यहाँ 15 के निकालते हैं,
3 पंजे 15, 5 एकम 5, यहाँ 21 के निकाल लेते हैं, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब 12 15 21, 12 के गुणनफल आए 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7। अब एलसीएम में क्या बताया था? एलसीएम में बताया था जो दोनों में हो या तीनों में, तीन पारी है, मतलब 3 अंक 3 शब्द दे रखे हैं। अब यहाँ पर 12 15 21 दे रखे हैं, तो 12 15 21 का मतलब है कि तीनों में से ही हम कॉमन देखेंगे क्या है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 को लिखेंगे बस एक बार, यानी कि ये वाले 2 लिखेंगे, इस वाले 2 को भी लिखेंगे, इस वाले 3 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 5 और गुणा 7, तो आया आता है 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 की जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 42, 420। ऐसी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या है, इसमें एचसीएफ में जो हमारा कॉमन है 3 3 3, यानी कि तीनों जगह 3 3 है, जो ओवेनिस्ट होता है इसको कॉमन को ओवेनिस्ट कहते हैं हिंदी में। जो तीनों जगह पर है 3 है, तो 3 हो गया हमारा एचसीएफ, वही है, यही हमारा आंसर है। ये बस इतना ही बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। अगला सवाल है ये सेकंड वाला, 17 23 और 29। पहले 17 का देखेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो ये हमारी 17 से ही डिवाइड होगी, 17 एकम 17। इसके बाद 23, तो 23 एकम 23। इसके बाद 29, तो ये 29 एकम 29। सब ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, और याद रखना जब भी कभी अभाज्य संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आता है। आगे देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर एलसीएम देखें, पहले एलसीएम के लिए पहले 17 के गुणनफल लिखें, ये आया 17 गुणा 1, 1 एकम 1 लिख देंगे इसको, 1 एकम 1, और 23 में 23 गुणा 1, और 29 में 29 गुणा 1। आप कहेंगे कि यहाँ पर 1 जो लिखी है मैंने पहले संख्याओं में 1 क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उन संख्याओं में वो सभी संख्याएं अभाज्य नहीं थी, ये वाली संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या में हम गुणा में 1 लगा के चल देते हैं, लिख भी सकते हैं नहीं लिखे, क्योंकि 1 को अगर हम गुणा में लिखें तब भी वही है और ना ही लिखें तब भी वही होता है। तो बस इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी एचसीएफ निकालने में। एलसीएम देखें, एलसीएम 17 यहाँ है, 13 यहाँ, 29 यहाँ, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो 23 गुणा 29, एक सब जगह है तो 1, इन सब की गुणा कर देंगे। 13 की 17 की और 23 की गुणा कराएंगे तो 17 से 51 का 1 हासिल 5, 17 में 34 और 5 39 गुणा 29। अब 29 की और 391 गुणा कराएंगे, गुणा में 29 एकम 29, एक ही बात रहती है, 391 और 29, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 ने 18 के 8, 2 3 6 और 1 7, 9 3 3 11, 11,339, यानी कि इन दोनों गुणा करने पर आया हमारा 11,339। अब एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? जो तीनों में हो, तीनों में क्या है 1 1 1, या आप ऐसे समझें कि यहाँ पर हमें अगर एक नहीं भी लिखते, 17 23 29 ही लिखते, तो जहां पर कुछ हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि एक जैसी संख्या नहीं मिल रही है, तो वहां पर एचसीएफ लिखते हैं हम हमेशा 1। ये अभाज्य संख्याओं में जब भी एचसीएफ निकालते हैं हम हमेशा 1 आता है, इस बात का याद रखें। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब लास्ट संख्या बचती है 8 9 और 25, 30, चौथा वाला, थोड़े तीसरा सवाल है, चौथा लिख दिया, तीसरा सवाल। 8 9 और 25 में पहले 8 के गुणनफल कर लेंगे इस तरीके से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ 9 के 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 5 25, 5 एकम 5। पहले यहाँ 8 के लिखेंगे, 8 का है 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के लिखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 3 3 3 3, 5 के लिखेंगे 5 गुणा 5। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 5 गुणा 5, तो ये हो गया आपका। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, ऊपर 2 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3 5, मतलब कुछ भी ऊपर से नीचे तक ओवेनिस्ट नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे,
एलसीएम के लिए तो जितनी संख्या दे रखी है सारी संख्या लिख देंगे। मैंने कहा था कि जो कॉमन होती हैं केवल वही एक बार लिखते हैं, कॉमन कुछ नहीं है तो सबको लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360 और 360 पंजे 5 0 0, 5 36 का 0, 5 से 15 और 3 18, यानी कि 1800। 360 पंजे 1800, यानी कि एलसीएम आया 8, 9 और 25 का 1800। और एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ में आप यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ भी ओवैलिश नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी जब कॉमन नहीं है तो इनकी गुणा में एक एक लगा लेंगे अपनी तरफ से चाहे को, और इनका आ जाएगा 1 एचसी। ये इसका भी आंसर हो गया। ये तीसरा सवाल था प्रश्नावली 1.1 का, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगला सवाल, चौथा सवाल देखेंगे। अगला सवाल है HCl 306 और 657 का 9 दिया है। इसका मतलब है कि जो मासा है 306 का और 657 का वो 9 आता है, वो दे रखा है सवाल में। इसके बाद एलसीएम 306 और 657 का, यानी कि जितने का मासा दे रखा है उतने का ही हमें लासा ज्ञात करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ है, वेरी मोस्ट सवाल है ये। कई बार आने का मतलब है कि इस तरीके का सवाल, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। अब क्या करेंगे, वैसे तो हम चाहे तो 306 और 657 का एचसीएफ अभी जो गुणनखंड विधि की थी हमने, 2 से काट के 3 से काट के इस तरीके से जो निकालते हैं कर सकते हैं हम। लेकिन इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के। उस वाले सूत्र से ये सवाल बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो उसी सवाल से करने के लिए ये वाला सूत्र है, मतलब उसी सूत्र से करने के लिए ये वाला सवाल है। जैसे कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जो दोनों में दे रखी हैं, 306 और 657 गुणा 657, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा HCF तो दोनों दिया है, ये 9 दिया है, और गुणा LCM के, यानी कि HCF के और LCM के, लासा के और मासा के। अब हमें निकालना आया था LCM, तो बताया है कि अगर LCM अगर हम कोई भी चीज निकालते हैं तो उसके लिए हम उसे एक तरफ अकेला करते हैं। तो यहाँ पर हम LCM को अकेला करेंगे, और ये जो 9 है 9 गुणा में है, यहाँ से 9 हटाएंगे तो ये 9 गुणा के बटे में आ जाएंगे, गुणा की चीज बटे में आ जाती है। तो 306 गुणा 657 बटे ये वाली संख्या 9 बटे में आ जाएगी, गुणा बराबर LCM। अब 9 से काट देंगे, इसको काट लो चाहे इसको काट लो। 9 सत्ते 63 बजे 3 27, 9 दिया 27। 306 गुणा 73 बराबर LCM। 306 और 73 गुणा करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 22 338 बराबर LCM। ये 22 338 आता है इन दोनों की गुणा करके, आप चेक कर लेना, यानी कि इन दोनों गुणा करेंगे तो 22 338 आएगा। यहां तक सवाल क्लियर है कि दो संख्या गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस पर ज्यादा से ज्यादा सवाल जरूर आता है, ज्यादा कंडीशन में इसमें सवाल आता है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो इस तरीके का सवाल क्या है, 0 पर, एक बात याद रखें कि 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जिसके गुणनफल में, यानी कि 0 पर समाप्त संख्या, 0 पर समाप्त वही संख्या होती है जिसके गुणनफल में 2 गुणा 5 आए। ये बात याद रखना आप, ये बहुत मोस्ट बात है कि 0 पर जो संख्या कोई भी जब समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनफल में, यानी कि उसके अगर हम गुणनखंड करें तो उसमें 2 गुणा 5, यानी कि 2 और 5 का गुणनफल आए तभी वो 0 पर समाप्त होगी। अब चूंकि हमारी संख्या क्या है, 6 है। अब 6 के क्या है, 6 के गुणनखंड देखेंगे तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। क्या होता है, 2 गुणा 3। अब यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जब 2 है 5 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें 2 गुणा 5 का पेयर नहीं है। यानी कि दी गई संख्या में 5 नहीं है,
ये दी गई संख्या के गुणनफल में, गुणनफल में 5 नहीं है। अब जब दी गई संख्या के गुणनफल में 5 नहीं है तो फिर ये संख्या किसी भी कीमत पर शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः 6 की पावर n, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यानी कि n का कोई भी प्राकृतिक मान हो तो ये जो है हमारी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा 3 होते हैं, क्योंकि इसमें 2 गुणा 5 नहीं आता है। अगर 2 गुणा 5 इसमें आता तो ये शून्य पर समाप्त होती। इसमें जिक्र क्या है? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर, जिन्हें हम गिनती के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको संख्याओं का ज्ञान करना है कि अंक क्या क्या होते हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम विषम, ये सारी परिमेय अपरिमेय जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याओं पर मैंने एक वीडियो बनाई है सभी संख्याओं ज्ञान के लिए। आप जाकर उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका, तो उससे सारी संख्याएं आपको समझ आ जाएंगी ये चैप्टर शुरू करने से पहले। ठीक, अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है कि वो जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि कोई भी संख्या जिससे किसी से भी डिवाइड हो जाए, बस एक बार डिवाइड हो जाए, किसी से भी भाग हो जाए, तो उसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का मतलब है, अब ये संख्या भाज्य बतानी है कि ये दोनों है या नहीं है। अब इस संख्या में देखो, इस संख्या में है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसमें प्लस में क्या है? प्लस में दिया है इसमें 13। अब प्लस में 13 दिया तो हम देखते हैं कि इस संख्या में से, यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 11, ये 13 कॉमन चले गए, प्लस 13 की जगह 1। दोबारा समझे कि यहाँ से हम अगर 13 कॉमन ले तो 13 बाहर आ जाएंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 कॉमन चले गए तो 13 बाहर चले गए, प्लस 7 ही 13 कम 13, यहाँ पर 1 बचेगा। अब ऐसी संख्या जिसमें से कुछ कॉमन आ जाता है या उभयनिष्ठ आ जाता है, वो संख्या भी हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है किसी को भाग करना। अगर मान लो किसी संख्या में से कुछ कॉमन निकल आता है तो वो संख्या भी हमारी भाज्य संख्या ही कहलाती है। अब इस संख्या में से 13 कॉमन आ गए, उभयनिष्ठ आ चुके हैं, तो इसलिए ये संख्या भी हमारी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब यहां से देखें, यहाँ 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 ही कम 5 गुणा में 1 लिखो मत लिखो कोई बात नहीं है, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 2 गुणा 1 प्लस 5 ही कम 5। अब यहां से भी 5 कॉमन आ गए, 5 उभयनिष्ठ है। चूंकि दोनों संख्याओं से उभयनिष्ठ प्राप्त होता है, अतः ये संख्या भाज्य है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहले मैं अभाज्य संख्या लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 13। अब मैं 13 में से कहूँ कुछ कॉमन निकाल के दिखाओ, कभी भी कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब मैं कहूँ यहाँ लिख दूँ 24, कॉमन निकाल के दिखाओ, तो आप तुरंत चाहोगे तो 2 कॉमन निकाल दोगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से ये 12, 24, 3 भी रख सकते हैं, 3 8 24, 4 भी रख सकते हैं, 4 से 24। तो एक ही अगर कॉमन आ जाए, एक संख्या ही अगर कॉमन आ जाए तो हमारी भाज्य संख्या वो बन जाती है। इसी प्रकार इसमें 13 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो हमारी दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। देखो, चूंकि दोनों संख्याओं से उभयनिष्ठ को हिंदी में कहते हैं कॉमन प्राप्त होता है, अतः दी गई संख्याएं भाज्य है। यही इसका सॉल्यूशन है। अगला सवाल है, अगला सवाल लास्ट सवाल है के बाद अगला सवाल है 7वां सवाल है, और प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट सवाल है। किसी संख्या के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, यानी कि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को
12 मिनट लगते हैं। कोई मैदान है, वृत्ताकार का मतलब है गोल मैदान है, उसको रवि को पूरा करना है 12 मिनट लग रहे हैं, और सोनिया को अगर एक चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि मान लीजिए एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करें, यानी कि दोनों एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करती हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में कितने समय बाद में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसा समझें कि एक ये मैदान है, ये गोल मैदान है इस तरीके से। अब ये पैडल है इसका मैदान का, मान लो कोई। अब यहां से चलना स्टार्ट करना है दोनों एक जगह से, बिल्कुल सेम दूरी डिस्टेंस, मतलब एक ही दूरी तय करनी है दोनों को, बिल्कुल सेम है दोनों चीजें, और एक ही स्थान से वो चल रहे हैं। अब वो यहां से जब चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो सोनिया एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि यहां से और यहां तक वापस आने में, इस तरीके से सोनिया को लगती है 18 मिनट। सोनिया को। इसके बाद रवि को यहीं मैं थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं, वैसे ऊपर लेने में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। आप ये समझें कि ये और ये दूरी दोनों बराबर है। यहां से रवि है, रवि को भी इतना ही चलने में, यानी कि पूरा चक्कर लगाने में इस तरीके से, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। वैसे तो ये सवाल बिल्कुल जितना बड़ा सवाल है उससे कहीं ज्यादा छोटा इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ आप 18 और 12 का लासा निकालते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको समझ लेंगे तो आप इसे वैसे भी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जैसे कि रवि को पूरा करने में 12 मिनट और 18 मिनट लगते हैं सोनिया को पूरा करने में। अब 18 मिनट में सोनिया यहाँ आ गई, 18 मिनट हो गए। अब 18 मिनट में आई, पहली बार में आई 18 मिनट में सोनिया। अब दूसरा जब चक्कर पूरा किया होगा सोनिया ने, कहा है प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि यहीं पे मिलना है, बीच में नहीं। अब दूसरा चक्कर जब सोनिया यहां से चलकर दोबारा से लौट के यहीं आएगी तो उसको हो जाएंगे 36 मिनट। एक चक्कर 18 मिनट पूरा कर रही है, दूसरा वो सोनिया फिर यहां से यहां तक लौट के आएगी तो फिर 36 मिनट हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर सोनिया तिवारा से जब अगर इस चक्कर को पूरा करेगी तो तिवारा से पूरा करने हो जाएंगे 54 मिनट, यानी कि 18वें मिनट पे उसका पहला चक्कर पूरा होगा, 36वें मिनट पे उसका दूसरा चक्कर पूरा होगा, और 54वें मिनट पे होगा उसका तीसरा चक्कर पूरा। अब ऐसे रवि के लिए देखो, रवि का क्या है, रवि यहां से चलना प्रारंभ किया रवि ने भी वहीं से, और अब एक चक्कर पूरा साथ साथ चल रहे हैं। एक चक्कर पूरा उसने सोनिया से पहले 18 मिनट में पूरा कर दिया, यानी 12 मिनट में, तो पहला चक्कर हो गया इसका 12 मिनट में। 12वें मिनट वो यही प्रारंभिक स्थान पे अपने आ गया। अभी सोनिया 18 मिनट में आना है तो वो अभी पीछे है उसके। अब दोबारा में क्या है, रवि दूसरे चक्कर लगाने निकल गया, और वो दूसरे चक्कर लगाते हुए 24 मिनट में, 12 दूनी 24 मिनट में, 24वें मिनट में रवि ने दूसरा चक्कर लगा दिया। इतने सोनिया क्या है, इतने सोनिया ने 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करके यही कहीं हो गई। फिर क्या है, तीसरा चक्कर स्टार्ट होता है। अब तीसरे में क्या है, तीसरे चक्कर लगाने में रवि फिर तीसरा चक्कर स्टार्ट करता है। 12 मिनट के बाद फिर 24 मिनट हो चुके हैं, फिर 12 मिनट के बाद यानी कि 36वें मिनट पर रवि फिर यहाँ आ जाता है। तो अब इतने क्या हुआ, जब 36वें मिनट पर रवि का तीसरा चक्कर पूरा हुआ, इतने में सोनिया का जो है दूसरा चक्कर पूरा हो गया होगा 36वें मिनट पे। तो यानी कि 36वें मिनट पर सोनिया का दूसरा चक्कर पूरा हुआ होगा और रवि का तीसरा चक्कर पूरा हुआ होगा, और 36वें मिनट पे भी आपस में प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिल गए। तो आंसर जो होगा हमारे सवाल का इस प्रकार 36 होगा। अब ये तो हो गया एक तरीके से ऐसे समझें, शॉर्ट मेथड जो हम ऐसे ही यूज करते हैं, एक तरीके से कंपटीशन लेवल में समझ लें। लेकिन हम अगर किताबी भाषा में आ जाए तो हम 18 का और 12 का निकालेंगे लासा। 18 का और 12 का लासा निकालेंगे, क्योंकि कॉमन चीज हमें ढूंढनी होती है। तो जब कॉमन चीज हम ढूंढते हैं तो उसमें हमें लासा की जरूरत पड़ती है। तो 2 ने 18 और 2 सिक्का 12, 2 9 9 ऐसे 2 3 6, 3 3 9, 3 कम 3 और 3 कम 3। अब एलसीएम की हम बात करें तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये हो गया हमारा 36 आंसर। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने वन शॉट में ही आज प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की 1.1 प्रश्नावली समाप्त की है। और ये जो हमने प्रश्नावली पढ़ी है एनसीईआरटी की जो बुक है उससे ही हमने प्रश्नावली कंप्लीट की है। इसमें हमने वन शॉट में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही इस चैप्टर, आज हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, इस तरीके से हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर आपको कराएंगे। आपको बिल्कुल कहीं कोई क्लास करने कैसे ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी से यहीं से आप पढ़ करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मैथ 10th क्लास मैथ का। और मैं समय समय पर बीच बीच में कंपटीशन लेवल के एग्जाम की भी तैयारी करा रहा हूँ। इसमें
आपको बीच बीच में जैसे मैंने प्रति सप्ताह वाला चैप्टर, परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, इसी तरीके से आगे से प्रॉफिट एंड लॉस है और सारे चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से कंपटीशन लेवल की एग्जाम के लिए और 10th 12th या 6th to 12th मैथ के एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।